कच्चे तेल के बाजार में पिछले 24 घंटों के दौरान कई घटनाक्रम हुए, जिस वजह से कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $102 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। WTI क्रूड की कीमत भी $95 से ऊपर है। अब क्या क्या घटनाक्रम हुए? सऊदी अरब की तरफ से पहले ही कहा गया है कि ओपेक प्लस देश उत्पादन में कटौती के लिए तैयार हैं। ऊपर से वेनेजुला ने यूरोप को कच्चे तेल के शिपमेंट पर रोक लगा दी है। हालांकि रूस की तरफ से एशियाई देशों को सस्ते तेल की बात कही जा रही है। एशियाई देशों को रूस 30% डिस्काउंट पर तेल देने को तैयार है, बशर्ते तेल खरीद के लिए लंबी अवधि की डील हो। एक खबर और आई, अमेरिका की तरफ से रूस पर के कच्चे तेल पर कैपिंग लगाए जाने के जो प्रयास थे वो और तेज हुए, और इसी को ध्यान में रखते हुए रूस अब एशियाई देशों को सस्ते में तेल ऑफर कर रहा है। सर, पहला सवाल, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का माहौल क्यों बनने लगा? $90 के आसपास हम पहुंच गए थे, 100 से नीचे काफ़ी दिन तक रहे, अब दोबारा हम 100 पे पहुंच रहे हैं। हाँ, और इस पर मनी सेंटर में लगातार इस गुत्थी को सुलझाने की और खोलने की कोशिश की है। मंदी की आशंकाओं के बाद भी कच्चे तेल के मार्केट में डिमांड सप्लाई का जो अंतर है वो बना हुआ है, और चूंकि आपूर्ति ओपेक देशों के पास है जो अपनी सुविधा के हिसाब से आपूर्ति कम कर सकते हैं, इसलिए बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट या कमी हमने नहीं देखी, जबकि मंदी की आशंकाएं कुछ समय तक काफ़ी ऊंची थीं और अब तेल वापस $100 से ऊपर आ गया। अब यहाँ दो गुट हैं। अगर एक बड़ा गुट बाजार में माने तो अभी भी मान रहा है कि अगर मंदी गहराती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव रहेगा, लेकिन अब एक बहुत ताकतवर बुल्स का ग्रुप बाजार में है जो मान रहा है कि 2023 में कच्चे तेल की कीमतें $100 और उससे ऊपर बनी रहेंगी, और इसके पीछे उनके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो नया निवेश आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, और उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उतनी मंदी नहीं दिखेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में एक सीमा तक मंदी या कहें या गिरावट के बाद $95 के बाद सऊदी अरब ने बाजार को ये कहकर संकेत दे दिया कि कीमतें बढ़ाने का वक्त आ गया है, उत्पादन घटाने का वक्त आ गया, और वहाँ से हमने देखा कि कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ रशिया है, क्योंकि रशिया का जो सी बॉर्न क्रूड है, यानी जो समुद्र से आने वाला क्रूड है टैंकर्स के जरिए, उस पर जो प्रतिबंध का फैसला ईयू ने किया था वो इस साल के अंत तक सितंबर-अक्टूबर से सक्रिय तौर पर प्रभावी हो जाएगा। यानी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में अब रूस का कच्चा तेल नहीं आएगा। समुद्री रास्तों के जरिए, पाइपलाइन के जरिए थोड़ा बहुत जो तेल आ रहा है उस पर आगे क्या होगा ये यूरोप को तय करना है। इसलिए बाजार में अब कच्चे तेल की कमी बढ़ने वाली है, आपूर्ति नहीं। और हम जैसा बार बार बात करते रह चुके हैं कि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में उतनी बढ़ोतरी नहीं की है जितने टारगेट उन्हें ओपेक की तरफ से दिए गए थे या वो ओपेक की बैठक में कमिटमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए तेल के बाजार में डिमांड सप्लाई का मिसमैच बना हुआ है। जो उम्मीद थी कि ईरान से प्रतिबंध हटेंगे और ईरान का कच्चा तेल बाजार में आने लगेगा जिससे कि रूस की जो सप्लाई कम हुई है उसको संतुलित किया जा सकेगा, वो उम्मीद अभी फिलहाल पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी धूमिल होती दिख रही है, क्योंकि ईरान और रशिया के बीच के रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल इस तरीके के हैं जिसमें यूरोप और अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाने के बारे में काफ़ी लंबा पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। सर, रूस के सस्ते तेल के बाद एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि रूस सस्ता तेल देगा एशिया के लिए। ओपेक कह रहा है उत्पादन घटाएंगे, कीमतें ऊपर बनी रहें। आपको लगता है कि इसके बाद रूस और ओपेक के जो रिश्ते हैं, ओपेक प्लस में दरार पड़ सकती है? ये सबसे दिलचस्प और देखने वाली चीज़ है। 30% डिस्काउंट की बात रूस कह रहा है उस रेट से जो कि ब्रेंट का या अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट है। हमने एक दौर देखा 60 के दशक में जब रूस और ओपेक देशों के बीच, यानी कच्चे तेल के उत्पादक जो प्रमुख देश थे मध्य पूर्व, नॉर्थ अफ्रीका के और बाकी देशों के, लैटिन अमेरिका के देशों के, उनके बीच में टकराव की वजह से ही ये संगठन जन्मा था, क्योंकि रूस ने बाजार में सस्ता कच्चा तेल डंप करना शुरू कर दिया था और जो बड़ी पुरानी तेल अर्थव्यवस्थाएं थी उनको नुकसान हुआ था, और उसके बाद वो संगठन बना था रूस से लड़ने के लिए। फिर बाद में रूस उस संगठन का हिस्सा हो गया और ओपेक प्लस हो गया। कूटनीतिक तौर पर यहाँ से ओपेक और रूस के आर्थिक हित अब टकराते दिखाई दे रहे हैं। रूस बाजार में सस्ता कच्चा तेल बेचने की तमाम सारी कोशिशें करेगा। हालांकि प्रतिबंध की सख्ती बढ़ रही है। कल हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की कि जो भारत की एक कंपनी नायरा एनर्जी है, जिसमें रूस की कंपनी रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी है, उसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स ने फिलहाल तेल देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और बैंकर्स ने उससे कारोबार से अलग कर लिया है। यानी जो सी बॉन्ड ट्रेड से तेल आता था वो तेल उन जगहों पर नहीं आ रहा है। रूस $30 सस्ते के तेल पर भी बाजार में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि रूस का कच्चा तेल दुनिया में सबसे सस्ता है। उत्पादन लागत $45 से $50 पर बैरल के आसपास है।
इतना सस्ता कच्चा तेल ओपेक के किसी देश के पास नहीं है। ज़्यादातर देशों, कुछ देशों की लागत तो 70-80 डॉलर पर बैरल के आसपास है ओपेक के देशों में। अब ये जो टकराव है, इस टकराव में रूस के सस्ते तेल को कितना बाजार मिलेगा, प्रतिबंधों से वो कितना बच पाएगा, ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हमें लगता है कि ओपेक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हमारे सामने तेल की कीमतों के संदर्भ में शुरू में इस हफ्ते आया, वो ये था कि वेनेजुएला ने अपने तेल का निर्यात बंद कर दिया यूरोप को और ये कहा कि कर्ज के बदले तेल की प्रक्रिया अब नहीं चलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेनेजुएला की आपूर्ति कम होने का असर भी हमें कच्चे तेल की कीमतों पर इस बार दिखाई दिया। सर, भारत जैसे देशों की अब बात करें अगर, तो उनको जो वो 30% डिस्काउंट वाला तेल है, अगर हम देखें $70 वाला तेल जो है वो मिल पाएगा या नहीं? बड़ी प्रतिस्पर्धा है। $30 वाला तेल या सस्ता डिस्काउंटेड तेल रूस से कब तक आ पाएगा, ये तय करेंगी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो प्रतिबंध लगा रही हैं। भारत ने इस गफलत का या इस प्रतिबंध के पूरी प्रभावी रूप से ना लागू हो पाने का लाभ उठाकर भारत की तेल कंपनियों ने कच्चे तेल का आयात किया। लेकिन अब जो कल घटना हुई, जो घटनाक्रम हमने देखा जो नारायण एनर्जी के साथ हुआ, उसके बाद भारत की अन्य कंपनियों पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई जा सकती हैं। चूंकि अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से सीबॉर्न ट्रेड को, रूस से कच्चे तेल की सप्लाई को रोकने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनियां और जो बैंकर हैं, जो आमतौर पर इस ट्रेड को फिनांस करते हैं, ये तीन हिस्से हैं। बैंकर पैसा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बीमा देती हैं और ऑयल ट्रेडर डील करते हैं और वो सब यूरोप में बैठते हैं। अगर वो रूस का कच्चा तेल उठाना या आपूर्ति करना बंद कर देंगे तो फिर भारत जैसे देशों को कच्चा तेल मिलने की संभावना में थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ओपेक देशों के बीच और रूस के और यूरोप के बीच, भारत, चीन और रूस ओपेक देशों के बीच अब तेल की प्रतिस्पर्धा नए सिरे से शुरू हो रही है, क्योंकि ओपेक देशों के दरवाजे पर यूरोप नए ग्राहक के तौर पर पहुंचा है और उनकी मांग काफ़ी बड़ी है और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बाजार में कीमतें दे सकते हैं। तो इसलिए भी हमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है। सर, चीन एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक का अलायंस बनाने की बात कर रहा है, ये क्या है? ये अलायंस कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है? चलते चलते एक और खबर महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आई और ये भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स देशों की ब्रिक्स प्लस अलायंस की बैठक की चर्चा हुई है, जो कि वर्चुअल आधार पर बैठक हुई और ये कोशिश की गई है कि ब्रिक्स देशों में, जिसमें रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका हैं, इसमें इजिप्ट, सऊदी अरबिया और टर्की को शामिल करने की बात की जा रही। चीन की कोशिश ये है कि इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं को फिर से एक नए सिरे से किसी बड़े झंडे के तहत लाया जाए, क्योंकि वो दो बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित हो रही हैं। एक तो डॉलर की मजबूती इनकी अर्थव्यवस्थाओं को और इनकी मुद्राओं को कमज़ोर कर रही है। अगर आप पूरी दुनिया की मुद्राओं में कमी देखें रुपए समेत, तो डॉलर की मजबूती के कारण आई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनर्जी के प्राइसेस इनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। और ये नया गठन जो दिखता है, जिसकी तैयारी शुरू हुई है और एक ऑनलाइन मीटिंग होस्ट की गई थी मई में, जिसकी खबर हमारे सामने आई है, उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, यूएई, सऊदी अरबिया, सेनेगल और थाईलैंड, इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये एक नए किस्म की ग्रुपिंग है जिसके पीछे एनर्जी प्राइसेस ही हैं और ये किस दिशा में जाती है, ये गुट कैसे काम करेगा, इस पर हमारे पास आगे जो अपडेट आएंगे उनको मनी सेंट्रल में लेकर आएंगे।